नमस्कार दोस्तों। जी के बैंक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का 12वां लेक्चर है, जिसमें कि हम जो इंडियन पॉलिटी का जो पहला पार्ट है, यानी कि हमारा पहला भाग है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक फैला हुआ है। इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और आगे चलकर आपके राज्यों का गठन किस तरीके से होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के बीच फैला हुआ है। लेक्चर है 12वां। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के जो आपकी सीरीज़ चल रही है उसका 12वां लेक्चर है। और इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ आपकी ख़त्म हो ही गई है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में आपका यह निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये आपका किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। यानी कि भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जो जानकारी दी गई है वो आपके अनुच्छेद 1 में दी गई है। देखिए, संघ से जो हम समझते हैं, संघ से जो इंग्लिश मीनिंग निकलते हैं वो दो निकलते हैं। पहला निकलता है आपका यूनियन और दूसरा निकलता है फेडरल। ठीक है, बात की जाए यूनियन, तो भारत आपका यूनियन है। यूनियन से मतलब क्या है? यहाँ पर राज्यों को केंद्र की अपेक्षा कम शक्तियाँ दी जाती हैं। ठीक है, वहीं फेडरल में बात की जाए तो जो केंद्र के पास जो शक्तियाँ होती हैं, लेकिन यूनियन के मुकाबले केंद्र के पास कम शक्तियाँ होती हैं आपकी फेडरल में। ठीक है, इसी तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो आपका यूएसए है वो वहाँ पर आपका फेडरल है। वहाँ पर जो राज्य है, प्रत्येक राज्य का आपका अलग अलग झंडा है, अलग अलग फ्लैग है। उसके अलावा वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलती है, लेकिन अपने भारत में एकल नागरिकता चलती है। तो ये एक मुख्य कारण है कुछ, जहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो यूनियन है, जो कि भारत में यूनियन है, तो वो ज़्यादा मजबूत होता है उसमें केंद्र, यानी कि उसमें जो टूट फूट है राज्यों की, यानी कि राज्य इतनी आसानी से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन फेडरल में ऐसा नहीं है। फेडरल में आपके राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं मुकाबले यूनियन के। ठीक है, तो आपका जो भारत है वो एक यूनियन है, यानी कि संघ है। संघ से समझिए आप सिर्फ यूनियन। इंग्लिश में कभी कभी पूछ लेता है तो इंग्लिश वाले बच्चों को डाउट पैदा हो जाता है। ठीक है, संघ का मतलब यूनियन भी होता है, फेडरल भी होता है, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं वो यूनियन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये कहा गया है अनुच्छेद पहले के ए पार्ट में। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद पहले का दूसरा बी पार्ट है। इसमें राज्य व उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची 1 में निर्दिष्ट हैं। ठीक है, यहाँ से आपका जो अनुच्छेद 1 है उसका जो बी पार्ट है उसमें आपको बताया गया है कि जो अनुसूची 1 में जो आपके राज्य क्षेत्र, यानी कि जो आपके राज्य होंगे, यानी कि स्टेट होंगे, और आपके क्या होंगे? यूटी होंगे, वही होंगे जो उसमें निर्दिष्ट हैं। यानी कि यहाँ पर साफ साफ आपका ब्यौरा नहीं दिया गया है। ठीक है, जो अनुसूची 1 में जितने राज्य आपके दिए गए हैं उतने माने गए हैं, मतलब वहाँ इशारा कर दिया है, एकदम डायरेक्ट नहीं बताया। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? वर्तमान आपके 28 राज्य और 8 यूटी हैं अपने भारत के पास। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट है इसमें अनुच्छेद 1 का सी, भारतीय क्षेत्र में किन को शामिल किया गया है? तो भारतीय क्षेत्रों में आपके किन किन को शामिल किया गया है? तो पूर्ण राज्य, जो आपके पूर्ण राज्य हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश है, और अधिग्रहित क्षेत्र। भारत में अभी तक कोई भी अधिग्रहित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, 28 राज्य हैं आपके और 8 यूनियन टेरिटरी हैं आपके। अधिग्रहित क्षेत्र अभी तक भारत में नहीं है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका पहला अनुच्छेद। ठीक है, जिसमें कि आपका भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये कहा गया है। और भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो जानकारी दी गई है अनुच्छेद 1 में दी गई है। बात की जाए अनुच्छेद 2 की, तो संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी कि सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक है, दूसरे अनुच्छेद में आपके कहा गया है जो संसद है, राष्ट्रपति क्या? राष्ट्रपति एक तरीके से आपको मान लीजिए जो पूर्व अनुमति, यानी कि राष्ट्रपति को कोई संविधान में एक विशेष शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, बस एक तरह का मोहरा है। यानी कि आप उनसे बस पूर्व अनुमति सूचना दे सकते हैं। आप ये भी नहीं है कि परमिशन लेती हैं, सूचना दे के आप कुछ भी कर सकते हैं। सीधी से मान लीजिए उस आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप जानते होंगे हमारा एक राज्य था पहले, सिक्किम। सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था। ठीक है, वो अलग देश था एक तरीके से। लेकिन जब चीन ने आपके तिब्बत के क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू किया 1959 के समय पर, उसके बाद से पता चला सिक्किम को कि वो सेफ़ नहीं है, चीन उस पर भी कब्जा कर सकता है। ठीक है, तो 35वें संविधान संशोधन 1974, यानी कि भारत से मदद मांगी है किसने? सिक्किम ने। तो 35वें जो संविधान संशोधन 1974 हुआ, इसमें इस संशोधन ने सिक्किम को भारतीय संघ का एक सहयोगी राज्य देकर
सहयोगी राज्य का दर्जा देकर संविधान के तहत राज्य के एक नए वर्ग की शुरुआत की। अभी तक पूरा राज्य नहीं बनाया, ठीक है। अब सिक्किम देखना चाहता है कि भारत में किस तरीके का माहौल है, अगर ठीक रहा तो हम भारत के साथ मिल जाएंगे। तो अभी सहयोगी राज्य बनाया गया 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। बात की जाए 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इसको आप कर लेंगे। अनुच्छेद 2 में आपका क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ साथ जो विदेशी राज्य हैं उनको भारत में मिला सकता है। ये आपके 2 अनुच्छेद में कहा गया है। तीसरे अनुच्छेद की बात करें तो संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, ठीक है, सीधी बात है, पूर्व अनुमति की बात कर रहा है। दूसरे में क्या कहा गया, जो विदेशी राज्य है उनको मिला सकता है। तीसरे में तो जो भारत के जो राज्य हैं उनके सीमा में, क्षेत्र में और नामों में परिवर्तन कर सकता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश से आपका एक राज्य अलग किया जाता है जिसका नाम बना छत्तीसगढ़, जो कि 1 नवंबर 2000 को अलग किया जाता है। तो यह अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड निकला 9 नवंबर 2000 को। बिहार से आपका झारखंड निकला 15 नवंबर आपका 2000 को। तो ये आपका अनुच्छेद 3 के कुछ मुख्य उदाहरण हैं जिसमें आपका कहा गया है कि संसद क्या कर सकता है, तो राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है आपका संसद। आगे बात की जाएगी अनुच्छेद 4 की। तो अनुच्छेद 4 में आपका कहा गया है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के जो संशोधन को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा, ठीक है। जो आपका संविधान संशोधन है 368, मान लीजिए 368 के अंतर्गत आपका क्या आता है, तो 368 के अंतर्गत जितने भी संवैधानिक संशोधन होते हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 के जो संशोधन होंगे उनको 368 में नहीं रखा जाएगा, यानी कि उनसे बाहर रखा जाएगा। इसके जो आपकी दो वो है प्रक्रिया है, यानी कि जो साधारण बहुमत से आपके ये पास किए जा सकते हैं, ठीक है। संशोधन कितने परसेंट, तो 50% से आपके ये पास किए जा सकते हैं, मात्र 50%, ठीक है। तो आपका इसमें क्या कहा गया है कि 2 और 3 अनुच्छेद 2 और 3 के जो संशोधन है उनको अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा, ठीक है। यानी कि 50% से ही इसको पास कर सकते हैं, यानी कि किसी विशेष अधिनियम की विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन में, ठीक है। इसके अलावा इससे अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होंगी। सीधी सी बात है, जब किसी आपके राज्य का कोई नया राज्य मिलाया जाएगा या नाम में या क्षेत्र में जो परिवर्तन किया जाएगा तो एक अनुसूची 1 और 4 सीधी सी बात तो प्रभावित होंगी। आपका जो अनुसूची 1 है उसमें आपको मैंने बताया था कि जो भारत के राज्य हैं उनका ब्यौरा है, तो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का आपका ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा 4 की बात की जाए तो इसमें राज्यसभा सीटों का ब्यौरा दिया गया। तो राज्यसभा सीटें कैसे डिसाइड होती हैं, तो राज्यसभा सीटें आपकी राज्यों के हिसाब से डिसाइड होती हैं। तो राज्यों में परिवर्तन होगा तो उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जो अनुच्छेद 4 से आपका प्रभावित कौन सी अनुसूची होंगी, तो 1 भी होगी और आपकी 4 भी होगी, ठीक है। अनुसूची आपकी प्रभावित होंगी क्योंकि संशोधन होगा नाम में, क्षेत्र में, तो ये आपका प्रभावित होंगी। तो ये हो गए हमारे 4 अनुच्छेद, यानी कि जो संविधान का भाग 1 है जिसमें आपके 1 से लेकर 4 अनुच्छेद आते हैं वो हमने देख लिए हैं। इसके अलावा बात कीजिए, एक बार दोबारा देखते हैं। पहले में कहा गया है आपका भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन दिया गया है, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आपसे ऐसे भी प्रश्न बनता है कि भारत के कितने राज्य नाम संविधान में लिए गए, तो 2, एक पहला भारत है और पहला भारत है आपका, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका इंडिया लिया गया है। तो क्या कहा गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और इंग्लिश में बात की जाए तो यूनियन रहता है भारत का नाम। इसके अलावा, ठीक है, अनुसूची 1 में निर्दिष्ट हैं जो राज्य हैं उनके क्षेत्र, यानी कि राज्य और यूटी है वो 1 में निर्दिष्ट है अनुसूची। भारतीय क्षेत्र में किन किन को शामिल किया जाएगा, तो पूर्ण राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र को। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 2 में, तो संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में ला सकती है, ये अनुच्छेद 2 में हो जाएगा। तीसरे में संसद क्या कर सकती है, किसी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाएगा, यानी कि साधारण बहुमत से ये अनुच्छेद पास किए जा सकते हैं 2 और 3, ठीक है। ये कहा गया है, विशेष किसी बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करते हैं राज्यों के गठन की। भारत में जो राज्यों का गठन हुआ आगे चलकर उसके बारे में हम देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी। पहली थी आपकी देसी रियासतें, दूसरी थी ब्रिटिश सरकार के अधीन जो प्रांत थे वो, ठीक है। तो सरदार पटेल जो कि जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, और इन्होंने ही भारत को एकत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जो देशी रियासतें थीं और ब्रिटिश सरकार के अधीन जो प्रांत थे उन सभी को मिला के हमारा जो भारत है, वर्तमान भारत, उसको एक नया स्वरूप दिया। बात की जाए तो सरदार पटेल एवं वीपी मेनन ने देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपके प्रश्न बनते हैं इसी से लेके, ठीक है।
भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को दर आयोग 1948 ने अस्वीकार कर दिया था। शुरुआत में भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन चाह रहा था, अलग अलग राज्य थे, वो डिमांड कर रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, लेकिन इसे दर आयोग ने वर्ष 1948 में इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन वहाँ पर ये आंदोलन बढ़ता गया और जब आंध्र प्रदेश में ये आंदोलन अपने चरम पर था तो 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और यह भाषाई आधार पर गठित देश का प्रथम राज्य था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत में भाषाई आधार पर गठित देश का प्रथम राज्य कौन था, तो आपका ये आंध्र प्रदेश था। 1953 में इसका गठन हुआ। बात की जाए आगे तो फजल अली आयोग 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया। इसी की रिपोर्ट के आधार पर आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद द्वारा पारित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, ठीक है। इसी अधिनियम के तहत भारत में आपके जो राज्य बनाए गए, ठीक है, वो देखते हैं। इस अधिनियम में कुल 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश दिए गए, ठीक है, यानी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया। ये मैं शुरुआत से बता रहा हूँ किस तरीके से आपके राज्यों का गठन होता चला गया समय के अनुसार, ठीक है। शुरुआत में आपके जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था उसमें आपके सिर्फ 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। बात की जाए तो कौन से 14 राज्य थे? पहला था आंध्र प्रदेश, असम, मुंबई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। ये शुरुआत के आपके 14 राज्य थे। इसके अलावा 6 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 6 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया आपका। बात की जाए 1960 से 2014 के दौरान राज्यों के जो दर्जे और नामों में जो परिवर्तन किया गया उसके बारे में हम जानते हैं। जो आपका 15वां राज्य बनता है, भारत का 14 राज्य थे 1956 के अधिनियम के तहत। उसके बाद जो 15वां राज्य बनता है वो आपका गुजरात बनता है 1960 में। और ये किससे अलग होकर बनता है? तो ये बम्बई से अलग होकर आपका गुजरात राज्य बनता है। इसके अलावा 16वां राज्य बनता है 1963 में आपका नागालैंड, ये असम से अलग होकर बनता है। 17वां राज्य 1966 में आपका हरियाणा बनता है और ये पंजाब से अलग होकर बनता है, ठीक है। 1969 में आपका 18वां राज्य मेघालय बनता है, जो कि ये भी आपका असम से अलग होकर बनता है। ये आपसे पूछ लेता है प्रश्न कि 16वां राज्य कौन था, 17वां राज्य कौन था, 18वां राज्य कौन था, वर्ष भी पूछ लेता है और किस राज्य से अलग हुआ था ये भी पूछ लेता है। 1971 में आपका 19वां राज्य बनता है हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश यूटी था, उसको बदलकर पूरा राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश था पहले। 1972 में आपका 20वां राज्य बनता है मणिपुर, जो कि पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था यानी कि यूटी था, और 1972 में इसे 20वें राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। 1972 में ही आपका 21वां राज्य बनता है त्रिपुरा, जो कि पहले एक यूटी था और आपको अब ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दे दिया जाता है। 1975 की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था 22वां राज्य बनता है सिक्किम, मैं एग्जाम्पल बता चुका हूँ, जो कि पहले भारत का सहयोगी राज्य था, ठीक है। 1974 में इसको सहयोगी राज्य बनाया था और 1975 में इसको भारत का 22वां राज्य भी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। आगे बात की जाए 1987 में आपका 23वां राज्य बनता है मिजोरम, जो कि पहले एक यूटी था यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था। 1987 में आपका 24वां राज्य बनता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि पहले एक यूटी था। 1987 में आपका 25वां राज्य बनता है गोवा, जो कि पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, और उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सन 2000 में आपके 3 राज्य बनते हैं, 26वां, 27वां, 28वां। 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड और 27वां उत्तराखंड और 28वां झारखंड, ये तीनों 2000 में बनते हैं। मैंने बताया छत्तीसगढ़ बनता है आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर, उत्तर प्रदेश से बनता है उत्तराखंड और बिहार से बनता है आपका झारखंड। 2014 में आपका 29वां जो राज्य बनता है वो बनता है तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। आगे चलकर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ये आया। इसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठित किया गया, ठीक है। जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य था उसको क्या किया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आपका तोड़ दिया गया। किस किस में? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। कब तोड़ा गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात की जाए तो 26 जनवरी 2020 से दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीप एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले ही आपके दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया, दादर नगर हवेली और आपका दमन एवं दीप। बात की जाए वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इनको हम देख लेते हैं। जो 28 राज्य हैं उसमें आंध्र प्रदेश पहला, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान,
सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। ये सभी 28 राज्य हैं जो कि वर्तमान में मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश देख लें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहला, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं द्वीप, ये आपका पूरा एक ही है, पहले 2 हुआ करते थे, तो आपके ये 3 हो गए। दिल्ली 4, जम्मू एंड कश्मीर 5, लद्दाख 6, ठीक है, लक्षद्वीप 7 और पुडुचेरी 8। ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जो कि वर्तमान में मौजूद हैं। ठीक है, ये आपका मैंने बता दिया जो राज्यों का गठन हुआ किस तरीके से, धीमे धीमे आपके शुरुआत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत आपके 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में किस तरीके से आपके संशोधन होते गए, वो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। ठीक है, इस तरीके से जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको आप देख लेंगे। बात करते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग कितने अनुच्छेद तक उल्लिखित है? जो आपका पहला भाग है, भाग 1 कर लेंगे। भाग 1 आपका अनुच्छेद 1 से 4 के बीच उल्लिखित है। ठीक है, इसके अलावा पहले भाग में आपका क्या कहा गया है? तो पहले भाग में आपका पहले अनुच्छेद में आपका कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये पहले अनुच्छेद में। दूसरे में क्या कहा गया है? तो दूसरे में कहा गया है किसी भी विदेशी राज्य को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा भारत में मिलाया जाएगा। तीसरे में कहा गया है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति द्वारा भारत के किसी भी राज्य का जो नाम है और उसका जो सीमा है उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। चौथे में कहा गया है अनुच्छेद 2 और 3 का जो संशोधन है वो 368 के अधीन नहीं समझा जाएगा, यानी कि साधारण बहुमत के तहत इसको पास किया जाएगा। ये आपके 4 अनुच्छेदों में कहा गया है। ठीक है, ये हो गया आपके भाग 1 के तहत अनुच्छेद 1 से 4 की जो आते हैं। बात की जाए अगला प्रश्न, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधनों को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है? तो मैंने अभी बताया अनुच्छेद 4 में कहा गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारत में गठित राज्य कौन सा है? तो भारत में जो भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1953 को किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश 1953 में आपका भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य बना। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस आयोग की सिफारिश से गठित हुआ? तो ये आपका किस आयोग की सिफारिश से गठित हुआ? तो ये फजल अली आयोग की सिफारिश पर आपका गठन हुआ। किसका? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम का। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के समय कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश मौजूद थे? तो आपके 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद थे, मैंने आपको बताया। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में मौजूद हैं। आगे बात करते हैं, गुजरात कब राज्य के रूप में गठित हुआ? तो गुजरात आपका 1960 कब? 1960 में 15वें राज्य के रूप में गठित हुआ। और किससे अलग हुआ? तो ये बम्बई राज्य से अलग हुआ। ठीक है, उस समय बम्बई एक राज्य था। अगला प्रश्न है, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ को कब नए राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये आपका 2000 में इसको नए राज्य का दर्जा दिया गया। तो छत्तीसगढ़ आपका 26वां राज्य बनता है। इसके अलावा 27वां राज्य बनता है उत्तराखंड और 28वां राज्य बनता है आपका झारखंड। ठीक है, ये इस तरीके से बनते हैं। तो झारखंड किससे अलग हुआ? तो बिहार से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ सन 2000 में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब गठित किया गया? सीधी सी बात है, तो ये आपका 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया, यानी कि इसका गठन किया गया। ठीक है, तो यह हमारा भाग 1 से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद से, ठीक है, जिसमें आपके अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो भारत में राज्यों का जो गठन था वो किस तरीके से किया गया। धीमे धीमे आपके राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 था उसके तहत आपके 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन धीमे धीमे आपके संशोधन किए गए और आपके वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। फिर हमने उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम में उनके बारे में हमने देखा और हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसी के साथ हाँ मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, जो आपका अगला लेक्चर होगा 13वां लेक्चर, उसमें पॉलिटी के जो अगला टॉपिक है यानी कि भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित होगा अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, उसके बारे में हम जानेंगे। धीमे धीमे आपका इसी तरीके से क्लासेस आती रहेंगी। बीच में 1-2 दिन आपकी क्लास मिस हो गई थी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आपकी क्लास ऐसे ही रेगुलर बनी रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने चैनल जीके बाय अंकित एटा को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो प्लेलिस्ट है उसको सेव कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाली क्लास को देखते रहें। ठीक है, चलिए।